और विवेक तनेजा जी ने, विवेक जी का भी अभिनंदन। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आप हमारे बीच में आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। और आपने एक और बात कही कि भिंड के और ग्वालियर के पास के जो बीहड़ है, उस बीहड़ में बड़ी संभावना है। मैं आपकी उस दृष्टि के लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बीहड़ के लिए तो ऐसा प्रसिद्ध रहता था, लेकिन देखो विनम्रता ग्वालियर कभी छोड़ता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी किसी की हमारी आपसे मान लो झगड़ा भी हो रहा है और हमारा बंदूक अगर कंधे पे लेके आ रहा है और मान लो सामने पंडित जी है, तो क्या पंडित जी पांव लागू और बंदूक दम से उसको, विनम्रता कायम है, उसका अपना काम भी कायम है। ये हमारी अपनी अच्छाई भी है, सरलता भी है, सच्चाई भी। ये हमारा भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, इसकी अपनी एक अलग पहचान भी। वैसे तो ये गालव ऋषि की तपोभूमि है। हमारे ऋषि गालव बहुत बड़ा नाम, जिनके नाम पर ये पावन तपोभूमि ग्वालियर उनके नाम के नाते से जानी जाती है। संगीत का बहुत बड़ा नाम तानसेन, जिनने अपने विधा से मेघ को प्रसन्न कर लिया, मेघ मल्हार गा करके। कोई बात नहीं है ऐसी सरलता से, लेकिन अपने हृदय में आग उत्पन्न करके शरीर रचना के माध्यम से रागों की ताकत बताकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम। इसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, हमारी महारानी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, जिनको आते ही मैंने पुष्पांजलि दी। सच में इतना बड़ा नाम राजमाता जी का हमारी अपनी पार्टी के लिए, और उतनी विनम्रता से कि कोई पद नहीं लेना सरकारी, बड़ी बात है, पार्टी का भी नहीं लेना। ये हमारे सिंधिया घराने की विशेषता में राजमाता जी ने पार्टी के लिए जो, और संघर्ष के मामले में भी अगर लगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ही पलट दी, सिंधिया जी ने भी और उनने भी, दोनों के लिए बदल। लेकिन ये विशेष बात है, बात चढ़ गई तूल पे तो फिर हो गया जो होना है। लेकिन अपने लिए अब अपने विकास की बात में आए, इस परिस्थिति का लाभ उठाएं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश में आजादी के बाद, केवल कल्पना करो कि आजादी के पहले के दौर में, मैं माननीय माधवराव महाराज को याद करना चाहूंगा और दौलतराव जी महाराज को भी याद करना चाहूंगा। थोड़ा दौलतराव जी महाराज साहब से मेरी थोड़ी सी विनम्रता के साथ, हम थोड़ा सा उज्जैन वाले, जब सिंधिया जी की राजधानी उज्जैन थी तो अलग ज्यादा प्रेम था। महाराज यहाँ ग्वालियर राजधानी ले आए थे उस रियासत काल में, लेकिन वहां तो उज्जैन था, पर राजधानी यहां ला करके भी उन्होंने एक तरह से वापस सबको, ग्वालियर को पुनर्स्थापित किया था उस दौर में। और अंग्रेजों के उस कठिन काल में भी, जब हमारी व्यवस्थाओं में 1857 के बाद सब कुछ नियंत्रण में चला गया था, लगातार यहां से केवल आवागमन नहीं, केवल गमन ही गमन था, ले जाने का सिस्टम था। ऐसे में यहां इंडस्ट्री डाल करके ग्वालियर घराने ने पूरे देश के 600 रियासतों को नया दरवाजा दिखाया कि धन घर में रखने के लिए नहीं होता है। उद्योगपति जानते, 1 रुपया 10 रुपये में नहीं चले तो काहे का उद्योग, न काहे का उद्योगपति। व्यापार व्यवसाय का अर्थ ही है कि लगातार चलायमान हमारी तरलता होना चाहिए। वो सच्चे अर्थों में धन तो धन से धन नहीं बनता है, धन तो मन, और मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से धन मिलता है। धन तो बैंक में पड़ा है, धन में क्या है? धन तो आपकी हुंडी में लिखा हुआ है। धन में क्या है? आपके मन में कल्पनाशीलता होना चाहिए, जिद होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, और उससे पराक्रम निकल के आता। तो अडानी जी निकल कर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री निकल के आती है। यह हमारे देश की गौरवशाली, एक नहीं ऐसे कई सारे नाम ले सकते। काल के प्रभाव में जब हमारी सेना सामर्थ्यशाली होकर के बॉर्डर की सुरक्षा करती है,
तो बॉर्डर की सुरक्षा वो इसलिए नहीं करती है कि अपनी जान की बाजी लगा करके वो खाली अपने इस देश को देखते रहे। सेना भी अपेक्षा करती है, समाज भी अपेक्षा करता है कि जब शांति काल हो रहा है तो जैसे पुरुषार्थ में मौका पड़ेगा तो बहादुर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में विजय होने का संकल्प देता है, वैसे ही उम्मीद की जाती है सामान्य काल में, शांति काल में देश प्रगति उन्नति के नए झंडे गाड़े और दुनिया में अपने पराक्रम पुरुषार्थ से भारत का गौरवशाली उस पक्ष को भी लेकर के आए, जिसके कारण से हजारों हजार साल से भारत को सोने की चिड़िया के नाते जाना जाता था। किसी के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं है भारत। भारत सदैव लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता रहा। और ये जब उद्योग निवेश और इसकी बात आती तो मुझे आनंद भी आता है इस बात को बताते हुए, लेकिन उसके पहले एक छोटी बात आपको जरूर बताता हूं। जब मेरी अपनी सरकार का इस बार का गठन हुआ, माननीय मोदी जी को हम निमंत्रण देने गए और मोदी जी से कहा कि आपको एक पहले कार्यक्रम में आना है। तो उन्होंने कहा पहले कार्यक्रम तुम्हारा 8 दिन तो हुआ सरकार बनने को, तो कैसे क्या करोगे? हमने कहा हमारा 30 साल पुराना एक प्रकरण चल रहा हुकुमचंद मिल का, और हुकुमचंद मिल में लगभग 7,000 मजदूर, तुलसी भैया इंदौर के नेता, इनको मालूम है, इनके विधानसभा के पास की विधानसभा में सालों से मजदूर लोग 7,000 लोग अपने पेंशन ग्रेच्युटी लेने के लिए कोर्ट से कोर्ट, कोर्ट से कोर्ट खेलते खेलते 7,000 में से 2,000 तो उम्मीद में मर गए, वो 5,000 बूढ़े हो गए, लेकिन उनका अपना हक का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये जो हमारी सरकार की भी थोड़ी कठिनाई होती है, मैंने उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया। आपको ध्यान में आएगा कि लीज पे हम जमीन देते हैं, इंडस्ट्री डलती है, लेकिन इस लीज पे देने लेने में कभी कभी जो प्रशासनिक अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकाले जाते हैं, वे हमने तो लीज पे इंडस्ट्री वालों को दी थी, अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्री जाने ना, इंडस्ट्री के मजदूर जाने, हमको क्या लेने देना। ये निष्ठुरता है, ये संवेदनशीलता नहीं। हमने इस बात के लिए ही हुकुमचंद मिल का उस प्रकरण को उदाहरण बना करके उसके पहले हमने विनोद विमल मिल का उज्जैन का प्रकरण का समाधान भी किया था कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है। और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई, तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे, ये सरकार का काम होना चाहिए। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती, ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या, बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी, सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ, सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली, जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे, ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पर लड़ा करके परेशान करे। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले हैं। और ये मैंने पहले कहा कि ये हमारी परंपरा है। उद्योगपतियों को, जैसे मैंने कहा कि सीमा का जवान और यहां का उद्योगपति का जवान दोनों बराबर है, ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये विक्रमादित्य काल की परंपरा है। विक्रमादित्य काल में शासन व्यवस्था के साथ सुशासन करने में जैसे विदेशियों को बाहर किया था, तो विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा। और यज्ञ करने में आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ सन की शुरुआत कैसे होती, यह विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है। यह सामर्थ्यशाली परंपरा भारतीय परंपरा है। मैं केवल छोटी सी आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उन्होंने, ये हमारी पद्धति है कि किसी के जन्म मृत्यु से सन चालू नहीं होता है, हमारा 2024 ईसा मसीह के जन्म से चालू होता है, हिजरी संवत किसी के शरीर छोड़ने से चालू होता है। लेकिन हमारा विक्रम संवत इस प्रकार से चालू होता है कि जिस दिन सुशासन की स्थापना करना है उस दिन हमारे पूरे भूभाग में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए,
इसलिए कर्जा देने वाला लेने वाला सब आ जाए, ये विक्रमादित्य ने काल किया। और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य का शासनकाल तो रोम तक था, बहुत बड़े पैमाने पे। सारे लोगों को बुलवाया, उनसे कहा कि आपकी सारी लिखा पढ़ी, सारे बहीखाते ले आओ। वो सब लोगों को जितना भी जिसका कर्जा था सारा चुकाया सरकार के कोष से कि ये सारा पैसा आप ले जाओ। तो अब हमारा जो उपभोक्ता है या हमारा जो गरीब आदमी जिसने कर्जा लिया है वो कर्ज मुक्त हो गया है। और इतना ही नहीं, ये तो कर्ज देने लेने की बात करके कर्जदार को कर्ज से मुक्त किया, जिसने कर्जा दिया था उसको उसका धन दे दिया। उन्होंने कहा महाराज ये तो पुराना था, अब कल वापस जिंदगी चलाएंगे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही धन और भी ले जाओ कि आपके पास भविष्य में भी कर्जा नहीं रहे। ये सरकार की मनोभाव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।